सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को। देखिए हमारे नेचर में आपको पहले समझना पड़ेगा कि फिजिक्स क्या है। यू नो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। और नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे पत्थर का नीचे गिरना, फैन का चलना, अर्थ का सन के अराउंड घूमना एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पानी का बहना, राइट, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, हर चीज जो भी इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। ओके, अब नेचर जो है, हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। अब जो नेचर है, नेचर यू नो नेचर इज गॉड, हम नेचर को गॉड कहते हैं या गॉड को नेचर कह सकते हैं। अब गॉड ने ये सारी दुनिया बनाई। दुनिया बनाने के लिए उनको दो चीजों की जरूरत पड़ी। पहली एनर्जी, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ी। एनर्जी माने तो जो सन से आती है सनलाइट, दैट इज एनर्जी। ठीक है, जो बल्ब से आती है लाइट, दैट इज एनर्जी। आप फूड खाओगे, फूड से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, दैट इज अगेन एनर्जी। इसके बाद में दूसरी चीज जो गॉड को जरूरत पड़ी इस दुनिया को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे हम मैटर कहते हैं। ओके, अब मैटर और ये जो आपका एनर्जी है, मैटर क्या हुआ? मैटर्स का मतलब हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या सिंपल मैटर ही कहता हूं क्योंकि मॉलिक्यूल भी तो एटम से ही बनता है। एटम्स को मिला मिला के जो चीजें बनती हैं उन्हें मैटर कहते हैं। जैसे पेन है, मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी अलमीरा है, बेड है, दीवारें हैं, ये पृथ्वी है, अर्थ है, मून है, ये सारी चीजें जो है ये एटम एंड मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं, इनको मैटर कहते हैं। तो दो चीजें से हमारा नेचर बना। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक एनर्जी और दूसरा मैटर। ये बात को समझ लीजिए। अब क्या था कि जब चीजों को कंस्ट्रक्ट करना होता है, जैसे कि अगर आपको एक कमरा बनाना है, मकान बनाना है, तो यू नीड ब्रिक्स, आपको ईंटों की जरूरत पड़ती है। और एक आपको ऐसी चीज चाहिए जो ईंटों को जोड़ के रखे, मतलब आपको एडिसिव फोर्स चाहिए। एडिसिव का मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप सीमेंट का यूज करते हो। आप सीमेंट से दो ईंटों को चिपकाते हो। वैसे ही गॉड को नेचर बनाने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ना था, चीजों को जोड़े रखना था, तभी नेचर कंस्ट्रक्ट होना था। तो इसके लिए गॉड ने कुछ फोर्सेस बनाई। नेचर में कुछ फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस कितनी हैं? टोटल गॉड ने 4 फोर्सेस बनाई। उन्हें कहते हैं 4 फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि वो गॉड ने 4 बना दी थी, बेसिक 4 हैं वो। ठीक है, अब ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको हमें समझना है। सबसे पहली फोर्स गॉड ने जो क्रिएट करी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फोर्सेस का काम क्या है, कहां कहां लगती हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का ओरिजिन यहीं से होना है, राइट। सबसे पहली जो फोर्स हमारी है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी फोर्स जो थी, दैट वाज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथी फोर्स है, दैट इज योर वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो गॉड ने टोटल 4 फोर्सेस हमारे नेचर में बना दिए थे, राइट। अब ये 4 फोर्सेस हैं हमारे नेचर में, इन्हीं ने पूरी दुनिया में, दुनिया को जोड़ने में हेल्प की हुई है। मतलब मैटर को जोड़े रखना था। अगर आपको मैटर को जोड़ना है तो आपको फोर्स चाहिए, वो फोर्सेस 4 गॉड ने बना दी। अब ये पहली फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो फोर्सेज हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कभी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे आगे चलकर। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इन एक फोर्स को डिस्कस करना है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, जैसे कि गॉड को क्या करना था, मॉलिक्यूल्स को एटम्स को चिपकाना था और चीजें बनानी थी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को चिपकाकर चीजें बनानी थी। जैसे कि आपका पेन बना, उसके लिए ये वाली फोर्स काम है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल जाते हैं तो HCl बनता है ना। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन चिपक जाएं तो वाटर बन जाता है। तो पानी बनाने के लिए हमें फोर्स चाहिए थी एटम्स को जोड़ने के लिए। और वो जो फोर्स है, वो ये वाले जो बॉन्ड जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में, इनको बेसिकली फोर्स कहते हैं। फोर्स है, जोड़ है ये। तो जोड़ने के लिए फोर्स चाहिए, और ये जो फोर्स है ये कौन सी होगी? दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। ओके डन। ये वाली कहाँ लगेंगी मैं बाद में बताऊंगा, ये न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं, ये फिलहाल हमें जो डिस्कस करना है दैट इज योर ग्रेविटेशन फोर्स।
ग्रेविटेशन फोर्स। तो 9th क्लास के सिलेबस में हमें सबसे पहली फोर्स को पढ़ना है। इन फोर्सेस को क्या कहते हैं याद रखिएगा, these forces are called फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हैं? 4 हैं फोर्सेस, ठीक है, गॉड ने बनाई। आगे आप कहेंगे कोई और फोर्स के बारे में सर, जैसे कोई फ्रिक्शन का फोर्स है या कोई और फोर्स है यहाँ पर नेचर में, तो वो सर कहाँ से आया? तो वो इन चारों से ही बना हुआ है। तो इसके 4 के अलावा अभी तक टिल डेट कोई भी नई फोर्स अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई है। तो 4 ही हैं। तो जो आगे इनके अलावा जो आप नाम सुनते हैं किसी भी फोर्स के, फ्रिक्शन की फोर्स है या कोई और फोर्स है, वो सारी की सारी फोर्सेस यही हैं, ये चारों में से ही बनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर मटेरियल को जोड़ना है, एटम्स मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, तो आपको कौन सा वाला फोर्स चाहिए? आपको चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और अगर आपको बड़ी बड़ी चीजों को जोड़ना है, जैसे आप चाहते हैं कि सोलर सिस्टम बने, आप चाहते हैं कि पूरा यूनिवर्स बैलेंस होकर रहे, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारी अर्थ है, सन के अराउंड घूमती रहनी चाहिए, वो सन को छोड़ के नहीं जानी चाहिए। अगर सन को छोड़ के चली गई तो हमारे अर्थ का क्लाइमेट वगैरह वगैरह सब चीजें, या ऐसे कह सकते हो कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ के ऊपर, राइट। वैसे ही हम चाहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते रहें, अर्थ के अराउंड कोई अगर मून है, सैटेलाइट कहते हैं उसे, वो अगर है तो वो घूमती रहे। तो इन सैटेलाइट्स को या इन प्लैनेट्स को जोड़े रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई करी गई वो थी ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो मेन काम है, मेजर जो रोल है, वो है पूरे सोलर सिस्टम या पूरे यूनिवर्स को इकट्ठा करके रखना है, राइट। तो वहां पर ये डोमिनेंट फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहाँ यूज होती हैं? तो कहेंगे मटेरियल्स में यूज होती हैं, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखना है, मैटर क्रिएट करना है, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज होती है, ठीक है। अभी हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक। तो चलिए इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज योर स्लाइड नंबर 2। ओके, अभी इसमें देखिए ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन जो फोर्स है, इसके बारे में काफी साइंटिस्ट लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले जो फॉर्मुलेशन किए गए दैट वाज डन बाय न्यूटन। न्यूटन ने कुछ लॉ बनाए इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कुछ चीजों को एनालिसिस करके बताया हमें कि कोई भी मास इस दुनिया में, मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच हैज मास, लेट इट बी m1, और कोई एक और दूसरा मास है m2, हर एक मास इस दुनिया का दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है। वो जो फोर्स है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये उसने लॉ दिया कि कोई भी मास इस दुनिया का दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो फोर्स कितनी थी ये तो बता दिया कि अट्रैक्शन होती है, ये तो हमने देख भी ली, लेकिन वो फोर्स कितनी है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो न्यूटन ने कुछ कैलकुलेशंस करके हमें रिजल्ट बताया कि ये जो फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में लगती है, ये फोर्स पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये देखिए, और ये दूसरा मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों मास एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं हमेशा, और कितनी फोर्स के साथ खींचते हैं हमें वो देखना है। तो देखिए वो जो फोर्स है उसने बताया दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। पहली चीज, मासेस कितने हैं उन पर डिपेंड करता है। मास ज्यादा बड़ा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर दो मास छोटे हैं, मास कम है तो फोर्स भी कम होगी। ये पहला रूल बताया। अब इस रूल को भी हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। उसने मल्टीप्लाई ही क्यों लिखा बीच में, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बताऊंगा। ये जो फोर्स है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए r डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच के, उस r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली वो भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जब हम इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करके इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उसने कहा कि ये फोर्स जो है वो इन दोनों इन चीजों के प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे यहाँ से और इक्वालिटी करेंगे, इक्वालिटी करने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट डालना पड़ता है, दैट इज नोन एज g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, हमने वहां पे g लिख दिया, ठीक है। बाद में g की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया और कहा गया कि जो g का वैल्यू है that is 6.67, g equal to 6.67 into 10 power minus 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। सबसे पहले उसने बताया कि कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, और वो फोर्स जो है वो मैंने आपको लिख के बताई कितनी होगी। इसलिए ये मासेस आ गए, डिस्टेंस आ गया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया एक, इनके बीच में ये फोर्स लगती है।
ओके, अब ये फॉर्मूला तो हमें बता दिया गया। इस फॉर्मूला के बाद आगे की बातें हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ग्रेविटेशन, यहां से हम एक चीज और डिस्कस करेंगे। पहले हम पहले जी को डिफाइन करेंगे कि जी होता क्या है। व्हाट इज जी? जी क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। इसके बाद में यहां से अगर हम ऐसा करें कि दो मासेस जो हैं हमने लिए थे, दैट इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg। वो 1 kg के दोनों मासेस हैं, और जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और इनकी जो मासेस हैं वो 1 kg के हैं। मैं 1 मीटर और kg ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एसआई सिस्टम में ही यूनिट्स को लिया जाता है। तो ये मैंने ले लिया। तो देन फोर्स किसके बराबर होगी? ये होगी जी, मास कितना है 1, दूसरा मास भी 1 है, और रेडियस भी 1 है, तो F इक्वल टू जी आ जाएगा। अब देखो, यहां से हम जी को डिफाइन कर सकते हैं कि जी होता क्या है। तो बेसिकली जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the two masses of 1 kg each and separated by a distance of 1 meter। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम एक एक किलो के दो मास ले लें, अब बात को समझना, एक एक किलो के अगर हम दो मास ले लें और दोनों को हम कितने डिस्टेंस से सेपरेट करें, 1 मीटर, इनके बीच में मान लो कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और दोनों का मास कितना है, एक का मास 1 kg और दूसरे का भी 1 kg है। अब जितना ग्रेविटेशन का फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा ना, उस फोर्स को हम कहते हैं जी। तो बेसिकली जी क्या हुआ, जी एक एक किलो के दो मासेस को जब हम 1 मीटर से डिस्टेंस पे रखते हैं, तब जितनी ग्रेविटेशन की फोर्स उनके बीच में लगती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जी। तो जी क्या है, एक के लिए, एक एक किलो के दो मास 1 मीटर पे रखे हैं, उनके बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं जी। और वो तब कितना फोर्स लगता है, आपके सामने ये लिखा हुआ 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन फोर्स लगता है एक एक किलो के दो मासेस को जब हम 1 मीटर पे रखते हैं। चलिए, ये तो बढ़िया समझ में आ गया आप लोगों को कि ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। एक चीज मैं आपको यहां से और बताऊंगा, यहां से हमें एक चीज और पढ़नी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। आप लोगों ने मोशन का चैप्टर पढ़ा होगा, हम लोगों ने और भी बहुत जिसमें आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। तो हम बस उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी होता है इसका सिंबल। बेसिकली आप जानते हैं न्यूटन का जो फोर्स का सेकंड लॉ होता है मोशन का, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये अर्थ है हमारे पास, दिस इज अर्थ। थोड़ा सा अर्थ हमारी टेढ़ी हो गई है, इसको अर्थ को सीधा कर लेते हैं। दिस इज अर्थ, राइट। और ये है अर्थ का रेडियस। मैं आपको बता दूं, अर्थ का रेडियस कितना होता है, वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमारी मीटिंग जो है 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो आप दोबारा उसको रिज्वाइन करिएगा, सेम लिंक को आपने दोबारा रिज्वाइन करना। इसके बाद में दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि जो अर्थ का मास है वो भी हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया होता है, 5.98, आप इसको 6 भी लिख सकते हो, इंटू 10 का पावर 24 kg। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये सारी हमने यहीं से कैलकुलेट करी है, मैं भी आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा वैल्यूज दिखा रहा हूँ। याद रखो 5500 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी कितनी, अर्थ की डेंसिटी ना सब जगह पे सेम नहीं होती, तो ये एवरेज डेंसिटी ली गई है। तो ये कुछ वैल्यूज मैं आपको अर्थ के लिए बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। ओके, और अभी इसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। देखो, जब अर्थ है हमारे पास में, अर्थ का मास है m, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में उसके पास में आता है जिसका मास स्मॉल m है, तो ये अर्थ क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अर्थ इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और ये मास आके अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। अभी भी जब अर्थ के ऊपर सरफेस पे पड़ा हुआ है, अभी भी अर्थ उसको खींच रही है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो होती है ना, ग्रेविटेशन की फोर्स, ये सेंटर टू सेंटर लगती है, मतलब इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो उस लाइन के अलॉन्ग लगती है। तो ये जो फोर्स है, अब इस फोर्स के लगने से इस मास में आएगी एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, अर्थ के सरफेस के पास या उससे ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो वर्ड है ना, वो तब यूज करेंगे
जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि दो प्लैनेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, तो दैट इज ग्रेविटेशन। लेकिन जब स्पेशली अर्थ की बात हो तो उस ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी कह लेते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लेंगे उसको। ठीक है, ये भी बात हो गई हमारी क्लियर कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ जो है वो लगाएगी बॉडीज के ऊपर। अब जो फोर्स लगाएगी, इस फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी। यू नो, व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इट गेट्स एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेशन आएगी। और वो एक्सेलरेशन जो कि अर्थ के फोर्स लगाने से, ग्रेविटेशन फोर्स लगाने से बॉडी में आती है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी वाली फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। उसका फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। अब जैसे कि मुझे बताओ, ये अर्थ का मास m है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है, मुझे बताओ कितना फोर्स लगाएगी अर्थ उस बॉडी के ऊपर में। उस बॉडी के ऊपर में जो अर्थ फोर्स लगाएगी वो हमारी फोर्स होगी F इक्वल टू जी m मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाई जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं यहां से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, या उसको h ले लो, हाइट। और ये जो अर्थ का रेडियस है उसको हम कैपिटल R से लिखा करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का माइक ऑन है, आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ करें अपना। सो यहां पे मैं लिखूंगा R प्लस H का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि इफ द ऑब्जेक्ट इज near the surface of near the surface of earth, then h can be taken as 0, है ना। या तो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट, या फिर उसी के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर, तो h तो 0 ही हो जाएगा लगभग। देयरफॉर हम इस फॉर्मूला को f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g m m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। h को हमने 0 कर दिया, ओके। बट यू नो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है दोनों इक्वेशंस में, तो आप क्या करें, दोनों फोर्स को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और यहां से आप देखोगे कि एम ए विल बिकम इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ देखें तो ये स्मॉल m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को हम a नहीं, इसको हम g लिखा करें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और g a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, g, क्योंकि उसका स्पेशल नेम देना है। जो एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम a लिखते हैं, लेकिन जब वही एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो उसको हम a नहीं g लिखेंगे। तो g इक्वल टू g m is what, mass of earth, and r square. This is the formula for acceleration due to gravity. तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है ये है। अब एक बात और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सारे बच्चों को, इवन टीचर्स को भी इसके लिए कंफ्यूजन रहती है। ध्यान से समझना, इस जी के फॉर्मूला में ना जो मास ऑब्जेक्ट का मास है वो नहीं आ रहा, ये जो मास है ना ऑब्जेक्ट का ये नहीं आ रहा है इसके अंदर में, ये पहले ही कट गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी पे, जो बॉडी का मास है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे दो चीजों को पकड़ के खड़े हो जाए, मान लो आप यहाँ पे कुतुब मीनार के ऊपर खड़े हो गए, दिस इज अ कुतुब मीनार, और यहां से एक बड़े ऑब्जेक्ट को और एक छोटे ऑब्जेक्ट को, मान लो एक हाथी है और एक चूहा है, दोनों को जब आप यहां से छोड़ेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम आएगी कि अलग अलग आएगी, तो बोलेंगे सेम आएगी, क्योंकि इस हाथी का मास या चूहे का मास इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में देखो उनका मास डिस्कस ही नहीं हो रहा। ये मास किसका था, ये अर्थ का मास था, तो ये अर्थ का मास, अर्थ सबके लिए सेम है। तो चाहे आप ऊपर से हाथी को फेंको चाहे चूहे को फेंको, उन्होंने सेम टाइम पर अर्थ पे गिरना, प्रोवाइडेड एयर फ्रिक्शन इग्नोर करें। एयर मान लीजिए नहीं है, यहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर अपोज नहीं कर रही है, तो तब वैक्यूम है, तब आप ये कह सकते हैं कि हाथी और चूहे को जब फेंकेंगे तो सेम टाइम के बाद वो जमीन को हिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाथी पहले आ जाएगा चूहा बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन बराबर है, दोनों पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो लग रही है, लेकिन उनकी वजह से एक्सेलरेशन जो हो रही है दोनों में वो सेम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन सभी के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक, अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वहीं से हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी जो है अर्थ की वो कितनी होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर।
अब g का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 6.67 into 10 पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ, जानते हैं आप 5.98 into 10 का पावर 24 kg डिवाइडेड बाई अर्थ का रेडियस 6.4 into 10 पावर 6। तो बच्चों इसका करो स्क्वायर, जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको आएगा आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ जी, ये जी का रिजल्ट आया। ठीक है, तो याद रखो अर्थ के सरफेस पर, मैं यहां पर लिख देता हूं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जीई, वो कितना होता है, या सिंपल जी लिख दो, 9.8 into 10 power, sorry it's not 10 power actually, it's only 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है बेसिकली, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू होती है। कभी कभी ना न्यूमेरिकल्स में हम इसको 10 भी ले लेते हैं, तो आप उसमें बिल्कुल मत टेंशन लें। जनरली हम क्या करते हैं, जी के वैल्यू को 10 भी ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी इजी रहे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कहा भी जाता है कि टेक जी इक्वल टू 10, अपनी मर्जी से ले लो, ये बात समझ में आई। इसी तरह से अगर आप मून की बात करें, एट मून, मून के ऊपर आप जी की कैलकुलेट करें तो वही आएगा, एक्स जी मल्टीप्लाई एम, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस और मून का मास, जब आप यहाँ पे वैल्यूज उनकी लगाओगे, ठीक है, तो इसकी जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमने अर्थ के लिए लगाई, आप इनकी लगा लीजिए एंड यू विल गेट अ आंसर। जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखो मून के सरफेस पर भी ग्रेविटेशन होती है फोर्स, क्योंकि उसके पास भी मास है, तो उसके सरफेस पे कभी आप जाओगे ना, जैसे अभी नील आर्मस्ट्रांग गया था पहली बार मून के ऊपर में, तो वहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 1.7, और अर्थ पे कितनी होती है 9.8। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, अगर आप दोनों को कंपेयर करो, acceleration due to gravity on moon divided by acceleration due to gravity on earth, that is equal to 1.7 divided by 9.8, that is equal to, if you calculate it you will get 1 by, इसका जो आंसर आएगा that is 1/6। so this implies, यहां से हमें ये पता लगता है कि acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 times acceleration due to gravity on earth। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल टू 6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। याद रखना, कोई पूछेगा कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है कि अर्थ पे, तो कहेंगे अर्थ पे। अब बोलेंगे अर्थ पे मून से कितनी ज्यादा है, तो बोलेंगे 6 गुना ज्यादा है, या कह सकते हैं वहां पर 6 गुना कम है। तो ये रिलेशन आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे, याद रखो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पीछे जो हमने यहाँ पे एक बात कही कि कुतुब मीनार से आपने एक हाथी को फेंका और एक चूहे को फेंका, तो क्या वो सेम टाइम पर जमीन को हिट करेंगे, नीचे पहुंचेंगे, या अलग अलग टाइम पे, तो बोलेंगे सेम टाइम पे। कारण ये कि दोनों में एक्सेलरेशन बराबर आ रही है, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में उस चूहा या उस हाथी के मास का तो आया ही नहीं उसमें अंदर, उसके अंदर तो बस अर्थ का मास आया। तो इसलिए याद रखिएगा एक ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, और एक दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ और मून के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों बातों को समझिएगा। इसके साथ में ही मैं आपको एक बात और अभी क्लियर कर देता हूं यहां से। बाकी तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसमें आप वैल्यूज डालोगे और आंसर निकल जाएगा, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यहीं से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखो इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यहीं से एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, वेट क्या होता है, वेट, वेट क्या होता है। चलिए किसी का माइक, मनप्रीत अपना माइक ऑफ करें, मनप्रीत, ओके। आप में से चलिए आपको मैं खुद ही बता देता हूँ वेट क्या होता है। तो वेट और बेसिकली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेट और मास के बीच में अंतर क्या है, हम ये भी समझेंगे। वेट क्या होता है, द फोर्स
with which earth attracts the body is called weight of that body. सिंपल है। किसी भी बॉडी का वेट का मतलब क्या है? जैसे मैं मुझे कहा गया कि जैसे आपका वेट कितना है, मैंने कहा मेरा वेट 70 किलो। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है? 70 किलो फोर्स से खींच रही है। याद रखना इस बात को। किसी का वेट 40 किलो है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ उसको 40 किलो फोर्स से खींच रही है। तो अर्थ जितनी फोर्स से आपको खींचती है अपनी तरफ, उसे कहते हैं आपका वेट। ठीक है। मास क्या होता है? अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या है मैं ये भी बता देता हूं आपको पहले। तो वेट इज द फोर्स, है ना, विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। तो अर्थ आपकी बॉडी पे कितना ही फोर्स लगाएगी? बोलेंगे m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है मास इन, आप ये आपका मास बॉडी का, आपकी बॉडी का मास, ये है एक्सेलरेशन। अब जो अर्थ फोर्स लगाती है W, मैं उसको वेट ही कहूंगा, W लिखता है, वो फोर्स होती है। आपका मास और जो अर्थ की एक्सेलरेशन है वो कितनी होती है? ए की जगह मैं क्या लिख दूं? G। तो वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? W इक्वल टू m इंटू G। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से बनाया। ठीक है। अब मास क्या होता है? मास को थोड़ा समझते हैं। मास इज व्हाट? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter contained in the body। किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी का मैटर कंटेन है उसे कहते हैं मास। मतलब मैटर का मतलब क्या हुआ? मैटर का मतलब हो गया एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितनी क्वांटिटी का मैटर आपके अंदर में कंटेन है, उसे मास कहते हैं। अब मान लीजिए, जैसे वेट और मास को थोड़ा समझिएगा। एक आदमी यहाँ पे, ये हम मान लीजिए अर्थ, थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली बताता हूँ फर्क क्या है। और एक यहाँ पे है मून, थोड़ा मून छोटा होता है अर्थ से। ठीक है। मून के ऊपर में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कम और यहाँ पे ज्यादा। एक आदमी का मास है मान लीजिए 10 किलो। ठीक है, 10 किलो है उसका मास। तो मास मैंने कहा उसका 10 किलो है, तो दिस इज मास इज 10 kg। अब जब वो अर्थ के ऊपर है तो उसका वेट कितना होगा? तो व्हेन दैट पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ, तो इट्स वेट विल बी 10। वेट कैसे निकालते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई 9.8, दैट विल बी इक्वल टू 98 kg। तो 98 kg इज द वेट ऑफ दैट बॉडी। ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। और सही से लिखिए तो यहाँ पे मैं 98 kg नहीं लिखूंगा, मैं 98 न्यूटन लिखूंगा। चलिए, 98 न्यूटन इज द वेट। और यहां पर अगर वो बंदा मून पे आके खड़ा होता है और तब उसका वेट नापा जाए, उसी बंदे का जिसका मास कितना था 10 kg, अगर उस बंदे को हम मून पे खड़ा करके रख दें तो देखो मास तो वही रहेगा ना। अब मान लो कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर में आपने कुछ खाना नहीं खाया है, आप यहीं पे खड़े हैं, जितने एटम्स और मॉलिक्यूल, जितना मैटर आपके अंदर में कंटेन है, आप जो हड्डियां अगर 206 हैं तो 206 ही रहेंगी ना। आपको उठा के हमने मून पे छोड़ दिए जाके 2 मिनट में, तो आपका वेट कम, मास जो है वो उतना ही रहा, लेकिन आपका वेट जो है वो बनता है किससे? जो फोर्स आप पे लगती है। तो मून पे जाओगे ना तो वहां पे आप पे फोर्स कम लगेगी, क्योंकि ये देखो 10 kg मल्टीप्लाई दैट इज 1.7 है, वहां पे एक्सेलरेशन 1.7 होती है, तो यहां से आएगा 17 kg, सॉरी न्यूटन। तो देखो आपका वेट, आपका मास मून पे कितना है? 10 kg। आपका मास अर्थ पे कितना है? बोलेंगे 10 kg। आपका वेट अर्थ पे कितना है? 98 न्यूटन। आपका वेट जो है वो मून पे कितना है? 17 न्यूटन। तो बोलो क्या बदला और क्या नहीं बदला? तो बोलेंगे मास नहीं बदलता, मूव और वेट बदल जाता है। तो एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि एक आदमी अर्थ से रॉकेट में बैठ के जा रहा है मून पे। ठीक है, एक आदमी रॉकेट पे बैठ के जा रहा है अर्थ से मून पर, तो बताओ कौन सी वाला क्वांटिटी उसका बदल जाएगा, मास या वेट? क्या सेम रहेगा और क्या बदलेगा? तो बोलेंगे मास नहीं बदलता, चाहे वो कहीं भी चला जाए, लेकिन वेट बदल जाएगा। तो वेट होता क्या है? जिस प्लेनेट पे आप खड़े हैं वो प्लेनेट आप पर कितना फोर्स लगाता है, उसे आपका वेट क्या है। तो जैसे कि अर्थ बड़ा प्लेनेट है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगी, मून छोटा है तो वो आप पे फोर्स कम लगाएगा।
तो उसी को हम वेट कहते हैं। तो याद रखना, वेट तो मतलब बात बात पे बदल जाता है। आगे चलकर तो 11वीं क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओगे ना, तो वहां पे भी आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है अर्थ के सरफेस। तो जो ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस लेवल पे नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज जो बताने वाले हैं आपको। तो इस बात को समझिएगा जरा कि वेट डिपेंड्स अपॉन जी। वेट डिपेंड्स अपॉन जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदलने से वेट बदल जाता है, याद रखना। और मास कांस्टेंट रहता है, इट नेवर चेंजेस। तो जब तक आपकी बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेन है, जितना भी है उतना रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा और समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मास और वेट में क्या फर्क होता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया, मास और वेट के बारे में बताया। एक बात और याद रखो, यहीं से पूछा जा सकता है, दिस इज अर्थ, ठीक है। ये बात को मैं आपको एक्चुअली फॉर्मूलाज में नहीं बताऊंगा, अभी 9th क्लास में है आप, लेकिन मैं आपको ना कंक्लूजन जरूर समझा दूंगा, ताकि कभी आप टैकल करना चाहे तो करो। ये देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर है ओ। अगर आप कहें कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने आपको बताई कि अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8। सरफेस पे बोल रहा हूं। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे ना, तो याद रखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है हमेशा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस 0 हो गया ना। कभी भी दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापना हो ना ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए, तो हमेशा सेंटर से सेंटर तक नापना, ऐसे करके। जैसे एक न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होता है ये। जैसे दो मास है आपके पास, ठीक है, दोनों का जोड़ दिया आपने, इसका रेडियस है 1 मीटर और इसका रेडियस भी है 1 मीटर। ये 10 किलो का है, ये भी 10 किलो का है। आपने बताना इनके बीच में ग्रेविटेशन की फोर्स कितनी। कुछ गरीब बच्चे पता क्या करते हैं, वो 0 लिख देते, कहते सर डिस्टेंस ही नहीं बन रही है, दोनों जुड़ गए हुए हैं तो फोर्स कैसे लगनी। नहीं, हमें हमेशा याद रखो, एक बॉडी का सेंटर और दूसरी बॉडी का जो सेंटर है, उन्हीं सेंटर के बीच का फोर्स को डिस्टेंस मानते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। ऐसा ही सिस्टम के होने चाहिए सारे के सारे। मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है यहाँ पे 2 मीटर। तो आप 2 मीटर लिख के अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व इट, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस में सेंटर सेंटर निकाला जाता है। दूसरी बात, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं, मान लो h हाइट पे ऊपर चले गए, तो यहाँ पे जो g की वैल्यू है, क्या वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। अगर अर्थ के सरफेस पे जितनी वैल्यू है, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे ना, तो याद रखना g की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ये g जो है, g h जो है, दैट इज लेस देन g। याद रखना, यहाँ पे g का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे ना, तो g कम होता जाएगा। अभी 9.8 है, 9.7 9.6 9.5, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप अपना साथ साथ एक बात और देखते जाओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपकी बॉडी के वेट का, mg। m तो आपको पता चेंज नहीं होता, इसका मतलब वेट किसके प्रोपोर्शनल है, g के। तो जैसे g बदलेगा ना, वैसे वेट बदलेगा। आप मुझे बताओ, आपका वेट अर्थ के सेंटर में कितना होगा। आप बोल सकते हो 0। वाई 0, वेट इक्वल टू mg। m जो भी है वो लिख दो मास, और g 0 है तो 0 लिख दो, तो वेट आपका 0 हो गया। तो अगर आप कभी अर्थ के सेंटर में चले जाओ पिकनिक मनाने, तो वहां पे आपका वेट 0 आएगा, ठीक है। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, कहीं मैंने कहा ना भुज खलीफा पे चढ़ जाओगे, उसके भी इतना सा ऊपर जाने से नहीं वेट कम होता। बोलोगे मैं सर नीचे खड़ा हूं, मेरा वेट 40 किलो है, मैं छत पे जाके मेजर किया तब भी 40 है। अरे इतना ऊपर जाने से नहीं कम होता, बहुत ऊपर जाओगे तब जाके कम होगा। तो जैसे मान लो कि कोई बंदा अगर यहाँ पे उसका वेट 60 किलो है, तो वो बहुत ऊपर चला गया अर्थ के सरफेस से, उसका वेट कम होता जाएगा। जैसे जी कम हो रहा है वैसे वेट भी कम हो रहा है। तो याद रखो, अर्थ के सरफेस पे हो तो वेट, आपका वेट या जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर नीचे को आओगे तो भी वेट कम होगा, जी कम होगा। अगर अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, ठीक है। याद रखना, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है,
अगर आप इसके सरफेस से नीचे को जाओगे सेंटर की तरफ तो भी जी की वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाएगी, और अगर ऊपर को जाओगे तो भी कम होते होते जीरो हो जाएगी। तो नीचे को भी डिक्रीज और ऊपर को भी डिक्रीज। इवन अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ ना तो ग्राफ बना के दे सकता हूँ। देखो यहां पे ले लीजिए आप डिस्टेंसेस, ये अर्थ का सेंटर ओ, ये अर्थ का सरफेस है, ये जी की वैल्यू ऊपर की तरफ जी ले रहे, तो पीछे को अर्थ के सेंटर पे आना तो जी ऐसे कम होता है, ऊपर को जाना जी ऐसे कम होता है, लाइक दिस, इस तरह से। तो आगे को जाओगे ना तो भी जी कम होगा, पीछे को आओगे तो भी जी कम होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर। देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो याद रखना अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी आपका वेट, क्योंकि जी और वेट सेम तरह से चेंज करते हैं, ऊपर जाओगे अर्थ के सरफेस से तो वेट कम होगा, नीचे आओगे तो वेट कम होगा, अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे तो वेट आपका जीरो हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा सुनना और समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात पे और लड़ाई थी हमारी। क्या लड़ाई थी, न्यूटन अंकल ने कहा कि जो सन है, सन के अराउंड में प्लैनेट्स चक्कर मारते हैं, सोलर सिस्टम पड़ा होगा, तो प्लैनेट्स जो है वो चक्कर मारते हैं, तो वो जो गोल गोल घूमते हैं वो किस वजह से घूमते हैं, तो उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है दोनों के बीच में, तो वो पकड़े रखती है, जाने नहीं देती, तो गोल गोल घूमती है जैसे अर्थ के मून घूम रहा है। क्वेश्चन ये था कि जो अर्थ है या कोई और प्लैनेट ले लो, अर्थ की बात कर लेते हैं, ये किस तरह के ऑर्बिट में घूमता है, ये गोल घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट है अर्थ का, या कोई और टाइप का है। तो न्यूटन ने कहा भाई सर्कुलर होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैपलर, KEPLER। कैपलर वॉज अ साइंटिस्ट। कैपलर के जो टीचर थे जिनसे वो पीएचडी कर रहा था, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने स्पेस के बारे में काफी रिसर्च कर रखी थी, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकले थे, बुक्स काफी लिखी थी, बहुत उसके बारे में रिसर्च करी थी। तो जब स्टूडेंट उसका आया कैपलर, तो उसने उनकी रिसर्च को स्टडी करा, तो उन्होंने उसको स्टडी करके एक लॉ बनाए जिसे हम कहते हैं कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट के मोशन के बारे में उसने कुछ लॉ बना दिए, और न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ा भी गई। न्यूटन कहता था गोल गोल घूमते हैं, इसने कहा गोल गोल नहीं घूमते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा अगर ये सन है जो आपने अभी बनाया, तो जो अर्थ घूमेगी या कोई और प्लेनेट जो घूमेगा सन के अराउंड, वो कुछ इस तरह के ऑर्बिट में घूमेगा, इस तरह के ऑर्बिट में घूमेगा, लाइक दिस। दिस ऑर्बिट इज नोन एज एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो न्यूटन ने कहा था, उसने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट। बाद में जब कैलकुलेशन हुई तो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सच निकला, सर्कुलर झूठ निकला। तो न्यूटन की बात गलत निकली, न्यूटन कहता था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, वो गलत निकला। सही क्या निकला, इलिप्टिकल ऑर्बिट सही निकला। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कभी डायग्राम्स देखोगे उसमें दिखाया होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है, ये होता है इलिप्स, ऐसे करके। कहीं कभी आपके पास लोहे का अगर कोई कड़ा है ना, कड़ा कोई उसका फ्लेक्सिबल कड़ा हो, उसको ऊपर से और नीचे से प्रेस करना, तो उसकी शक्ल थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, है ना। तो इसे इलिप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलिप्स। इलिप्स भी एक जैसे सर्कल है वैसे इलिप्स होता है, स्क्वायर, इलिप्स वगैरह वगैरह। तो कैपलर ने 3 लॉ बना दिए। पहला लॉ उसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें उसने क्या कहा, इसमें उसने कहा कि एवरी प्लैनेट, मैं लिखूंगा नहीं सिर्फ बोलूंगा, ध्यान सुनना। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट द वन ऑफ द फोकाई। अब थोड़ा समझना मैंने क्या बोल दिया। उसने कहा कि ये है एक इलिप्स, मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूं। दिस इज ए इलिप्स, ठीक। और ये होता है इलिप्स का मेजर एक्सिस, रिमेंबर इट, मेजर एक्सिस या डायमीटर टाइप का बनाते हो ना, वैसे करके कुछ। और ये होता है इसका माइनर एक्सिस, ये सेंटर आ गया। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको कहते हैं फोकस। ये जो है ये F1 F2, ये F1 फोकस 1 फोकस 2, ये 2 पॉइंट फोकस होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सन यहां प्रेजेंट होगा,
तभी येलो बना रहा हूँ, सन है ना, ये सन प्रेजेंट यहाँ पे है, और जो अर्थ है ना वो ऐसे इस ऑर्बिट पे घूमती है लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका डिस्टेंस हो गया अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्थ यहाँ पहुंचेगी तो वो सन के क्लोज होगी, अभी भी क्लोज है जब यहाँ पहुंची, तो जब यहाँ पहुंची थोड़ी दूर चली गई, और दूर चली गई, सबसे दूर आई, और फिर पास आई, फिर पास आई, फिर पास आई, ऐसे करके रही। जब अर्थ सबसे दूर होती है ना, उस पॉइंट को पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरीहीलियम, सॉरी एपीहीलियम। और जो पॉइंट जो सन के बहुत क्लोज होता है जब अर्थ आती है, उस पॉइंट को कहते हैं पेरीहीलियम। पेरीहीलियन और एपीहीलियन इनको कहा जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स को याद रखिएगा कि पेरीहीलियन क्या होता है और एपीहीलियन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अब थोड़ा सीजन का समझते हैं। कहते हैं कि जब अर्थ एक चक्कर मारती है ना पूरा सन का, तो एक साल हो जाता है। तो सोचो जिन दिनों में अर्थ सन से दूर है, अभी दूर है, ये देखो इन दिनों में, तो इन दिनों में सर्दियां होती है, ठंड होती है, क्योंकि सन दूर है हमसे। और जिन दिनों में अर्थ यहाँ पे पास में आती है ना, उन दिनों में गर्मियां होती है। तो आजकल अर्थ पास में होगी, है ना, तभी गर्मियां हो रही है। तो आपको पता ना, साल एक चक्कर अर्थ का उसे एक साल कहते हैं। उस साल में सीजन्स आते हैं, वो सीजन्स आते हैं बिकॉज कभी अर्थ सन से दूर होती है तो ठंड हो जाएगी, क्योंकि दूर होने से वहां से हीट कम आएगी, और कभी पास होती है तो उस समय गर्मी हो जाएगी। ये उसने पहला लॉ बताया। पहले लॉ में बस यही कहा कि अर्थ इलिप्टिकल, या कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और उस जो आपका इलिप्टिकल इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसका जो फोकस है वहां पे सन प्रेजेंट होगा, सेंटर में नहीं होगा सन, सन फोकस पे होगा। ये पहला लॉ है। लॉ नंबर 2 उसका क्या था? लॉ नंबर 2 देखते हैं। उसने बताया लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ को क्या कहा? लॉ ऑफ एरियाज। एरिया का लॉ क्या होता है? तो चलिए एरिया के लॉ को पढ़ते हैं। ये थोड़ा एरियर्स हो गया, एरिया। हाँ, फिर से देखो, मैं यहाँ पे एक एलिप्स बनाता हूँ, दिस इज एलिप्स। मैंने कहा ये जो लंबी लाइन होती है ना, ये वाली, इसको कहते हैं मेजर एक्स, मेजर एक्सिस। और छोटी लाइन को कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। चलिए, तो यहां से ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपके पास एक मेजर एक्सिस, और ये आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया फोकस जहाँ पे सन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से ना मेजर एक्सिस को फिलहाल के लिए ना रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा डायग्राम में ना कंफ्यूजन ना हो जाएगा। हाँ जी, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये इलिप्स आ गया, अर्थ का ऑर्बिट आ गया, प्लेनेट, कोई सी प्लेनेट का ऑर्बिट आ गया। और मान लीजिए अर्थ अभी यहाँ प्रेजेंट है, अर्थ। तो ये जो है ना, ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस, डिस्टेंस, जो लाइन ज्वाइनिंग द सन विथ अर्थ। ओके, मान लो 5 मिनट के बाद में अर्थ आपकी यहाँ पहुंच जाती है, यहां से ये डिस्टेंस कम हो गया इस बार। अब देखो, जैसे गाड़ी के आगे वाइपर लगे होते हैं ना, और वो क्या करता है, वो स्वीप करती है। वाइपर क्या करता है? स्वीप करता है ग्लास के ऊपर, पानी को हटाता है। वैसे ही लाइन जब यहां से, मतलब पी पॉइंट से जब की क्यू पॉइंट पे अर्थ गई, तो उसका जो रेडियस लाइन है, रेडियस वेक्टर है, उसने एरिया स्वीप करा। कौन सा एरिया स्वीप करा? ये वाला, है ना। तो ये क्या कहता है कि द लाइन, ओके, तो वी हैव टू कंप्लीट विद इन 10 मिनट्स, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सन with earth sweeps out equal area in equal time। सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करती है। मतलब कहने का कि अगर यहां पे लगे 5 मिनट, तो मान लो अगली बार अर्थ यहां पहुंची आर पे, और ये रेडियस है, तो इस बार भी 5 मिनट में ना सेम एरिया कवर होगा। तो आपको लगता है कि यहां से उसको स्पीड बढ़ा के ना ज्यादा एरिया यहां आना पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये इतना एरिया कवर होगा, है ना। तो जब अर्थ दूर है तो उसकी गति या स्पीड कम है,
और जब अर्थ पास स्पीड ज्यादा होती है। तो याद रखो, व्हाट इज लॉ ऑफ एरिया गिवन बाय केपलर? द लाइन जॉइनिंग द सन टू द अर्थ स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। याद रखो, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ बदल रही है उसे वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज एरियल वेलोसिटी। इसको ऐसे भी कह सकते हो, एरियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ या कोई भी प्लैनेट, इन जनरल प्लैनेट कह सकते हो, इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमेशा सेम रहती है। तो दिस इज कॉल्ड केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ सुनो, वो सबसे इजी, नंबर 3, लॉ ऑफ, थर्ड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, PERIODS, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, मैं फिर से डायग्राम यहाँ पे बना के सबको समझाऊंगा। देखिए, ये आ गया आपके पास में कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये जो है ना यहाँ से ये सेंटर आ गया, ये आ गया। अब मैं बताऊं, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं बी। इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गया पूरा, तो हाफ को क्या कहेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। यहां पे मान लीजिए सन प्रेजेंट है और प्लेनेट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। तो जब एक प्लेनेट चक्कर मारता है ना, तो वो कहते हैं जो टाइम लगता है एक चक्कर, पूरा चक्कर मारने में जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहते हैं उसको, टाइम पीरियड। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 365 डेज पॉइंट समथिंग होता है, इन ऐसे जनरली 365 लिखते हैं। तो कहते हैं ना, कोई भी प्लेनेट जो कि घूम रहा है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसके टाइम के रिलेशन में ये कहा गया कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जितना बड़ा सेमी मेजर एक्सिस होगा, मतलब जितना बड़ा ऑर्बिट होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो बच्चों, ये होता है केपलर का थर्ड लॉ। यहां से एक बात और समझ सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब, कॉन्स्टेंट लिख दो यहाँ पे, एक मान लीजिए कॉन्स्टेंट के लिख दो, बी क्यूब, और यहां से आएगा टी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। के की जगह मैं लिख दूं कांस्टेंट। तो याद रखना कि अब ये बी है ना, जनरली हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस बी को हम रेडियस मान लेते हैं। बेसिकली रेडियस क्या होता है, अगर देखो सर्कल में और इलिप्स में थोड़ा ही फर्क होता है, बस इतना ही फर्क। तो आप जो इसका सेमी मेजर एक्सिस है ना, उसको आप रेडियस भी मान सकते हो। और जो डिस्टेंस होता है सन का प्लैनेट से, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर। आर हो गया इसका सन का डिस्टेंस, लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। ये सेमी मेजर एक्सिस था बी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज हमारी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड केपलर्स थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ है, तो याद रखो केपलर ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसमें बताया कि उसमें बस ये बात बताई है कि सन जो है, अर्थ जो है, प्लेनेट जो है कोई भी, वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है, सन किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। दूसरा लॉ बताया कि एरियल वेलोसिटी प्लेनेट की कांस्टेंट रहती है। तीसरा लॉ बताया टाइम के रिलेटेड कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये 3 लॉज थे, कंप्लीट हो गए। तो बच्चों, ये हमारा केपलर लॉ भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। और दूसरी बात इसमें मैंने आपको ये भी बताई कि जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, तो जब आप ग्रेविटी के इफेक्ट में हो, मैंने कहा ना वैसे ग्रेविटेशन है, लेकिन अर्थ के केस में हम उसको ग्रेविटी कहते हैं, निक नेम हो गया ग्रेविटी। जैसे किसी का नाम होता है ना, किसी का नाम शाम है तो घर पे शामू कहते हैं, वैसे इन जनरल ग्रेविटेशन है। लेकिन जब अर्थ के केस में बात करेंगे, अर्थ के स्पेशल केस में बात करेंगे, तो उस ग्रेविटेशन को नाम रख देते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ग्रेविटेशन सेम बात है, कोई फर्क नहीं है, चीज तो सेम ही रहेगी। दिस इज अर्थ, और ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर है, रेडियस आर है। कितना रेडियस होता है याद करो, 6400 किलोमीटर। मीटर में लिखोगे तो आएगा 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। करके देख लो, कोई भी बॉडी
कोई भी बॉडी या कोई आदमी अगर उसको आप ऊपर जाके छोड़ दो फ्री, और वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण वो नीचे को आ रहा है, तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्रीली नीचे को गिर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो उस केस में हम उसको फ्री फॉल कहते हैं, राइट। तो ये है हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं वो आपको याद क्या रखनी है, केपलर के लॉ। और एक सवाल आप घर पे अपने होमवर्क जरूर करें, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। मास और वेट में क्या फर्क है, मैंने आपको बता दिया। बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। वेट क्या है? वेट एक फोर्स होती है। कौन सी वाली? जिसके साथ अर्थ या कोई प्लेनेट आपको खींचता है, विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, राइट। और मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं। अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक खोल के एक बार रीड करनी है और एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।